स्टूडेंट, हमारा आज का चैप्टर है चैप्टर 18 पंच परमेश्वर। ये प्रेमचंद चीज के द्वारा लिखी हुई एक नाट्य रूपांतर है। और इस कहानी में क्या होता है कि दो दोस्त होते हैं, उनके बारे में ये कहानी है। तो पहले समय में क्या होता था कि कोई झगड़ा जब हो जाता था तो उस समय गांव में पंचायत बैठती थी, और जैसे कि कोर्ट में फैसला होता है वैसे ही वहाँ पर भी फैसला होता था, लेकिन कोर्ट में लिखित कानून के आधार पर फैसला होता है। और पंचायत में पंच लोग जो होते हैं, 5 व्यक्ति बैठते हैं जो पंच कहलाते हैं, और वो अपनी विवेक, समझदारी और अनुभव के आधार पर न्याय करते हैं। प्रेमचंद की इस कहानी में इस पार्ट में प्रेमचंद की इसी कहानी का नाट्य रूपांतर किया गया है, जिसमें पंचायत परंपरा की झांकी दिखाई गई है कि न्याय का उत्तरदायित्व क्या होता है, और न्याय करने वाला जो होता है, जब किसी को इसका उत्तरदायित्व सौंपा जाता है तो वो कैसे दोनों पक्षों की बात को सुनता है, और उस समय ना कोई उसका शत्रु होता है और ना कोई मित्र। वह ईश्वर के समान अपना फैसला सुनाता है। तो इस कहानी में अलगू और जुम्मन 2 मित्र होते हैं, जिनकी आपसी झगड़े को, और जब वो पंचायत में पहुंचते हैं तब कैसे एक दूसरे के लिए वो सही न्याय करते हैं, इस बात को बहुत ही प्रभावशाली रूप में दर्शाया है कि न्याय की परंपरा जो होती है वो कैसे बनी रहती है। वही इस बात इस कहानी में दिखाई गई है कि सत्य और न्याय की सदा विजय होती है, सत्यमेव जयते। तो इस कहानी में पात्र हैं खाला जान, जो जुम्मन की मौसी हैं, और जुम्मन शेख खाला जान का भांजा है। अलगू चौधरी जुम्मन का दोस्त है। समझू साहू एक व्यापारी है। रामधन मिश्र जो सरपंच हुआ करते हैं, और सहुआइन समझू साहू की पत्नी, और कुछ और दर्शक और कुछ और पंच इस कहानी में, इस नाटक में प्रस्तुत हैं। तो पहले दृश्य में क्या दिखाया जाता है, इससे पहले हम लोग ये जान लें कि ये कहानी जुम्मन शेख और अलगू 2 मित्रों की है। दोनों में काफ़ी गाढ़ी मित्रता थी, साझे में खेती थी, लेन देन में भी साझा था। दोनों को एक दूसरे पर अटल विश्वास था। जुम्मन जब हज पर जाते तो अपने घर की देखभाल अलगू पर छोड़ जाते, और अलगू जब कहीं जाते तो जुम्मन पर छोड़ जाते। दोनों में ना तो खान पान का मेल था और ना धर्म का नाता, केवल विचार मिलते थे, और मित्रता का मूल मंत्र भी यही है। इस मित्रता का मेल उनमें बचपन में ही हुआ था। जुम्मन के पिता अलगू के गुरु थे, और अलगू के पिता को विश्वास था कि गुरु कृपा से ही विद्या आती है, लेकिन जुम्मन के पिता को अपने डंडे पर विश्वास था। अलगू के पिता का मान सम्मान उनके धन के कारण होता था, और जुम्मन का अपने पिता के कारण सम्मान होता था। आज जुम्मन का अनमोल विद्या के कारण सम्मान के पात्र थे। और तो इस कहानी में क्या होता है कि जुम्मन की एक बूढ़ी खाला थी, जिनके पास थोड़ी सी ज़मीन थी। उस ज़मीन की रजिस्ट्री ना हुई थी तब तक तो जो जुम्मन थे वो उनकी बहुत खातिरदारी करते थे, पर जैसे ही रजिस्ट्री की मुहर लगी, उस खातिरदारी पर भी मुहर लगा दी गई। अब उन्हें जुम्मन की पत्नी करीमन रोटियों के साथ साथ तानों के कड़वे सालन भी परोसने लगी। जुम्मन ने भी निष्ठुरता साध ली थी। अपनी पत्नी की जो बदसलूकी थी उस पर वे कुछ नहीं बोलते थे। जुम्मन अब क्या होता है कि जो जुम्मन की खाला होती हैं वो कहती हैं कि अब मुझे जो है तुम लोगों ने मेरी ज़मीन लेने के बाद अपना रुख बदल लिया है, तो अब मुझे मतलब माहिवारी खर्चा दो। तो क्या कहती है उनकी पत्नी कि 2-3 बीघे ऊसर क्या दे दिया, मानो मोल ले लिया। जितना रुपया तुम्हारे पेट में हम झोंक चुके हैं उतने से तो पूरा गांव ले लेते। तो जुम्मन कहते हैं कि मुझे इस झगड़े में नहीं डालो। तो कहती है खाला कि इसीलिए तो मैं कह रही हूँ कि मेरा अब तुम लोगों के साथ में गुजारा नहीं हो सकेगा। तुम लोग मुझे अब खर्चे के लिए रुपए दे दिया करो, मैं अलग ही अपना खाना बना लूँगी। तो जो है जुम्मन जो होते हैं वो बहुत ही निष्ठुरता से उनकी बात को टाल देते हैं,
और कहते हैं कि क्या पेड़ पर रुपए लगते हैं। अब जो है जाओ जाओ पंचायत करो और फैसला कर लो। मुझे भी ये रात दिन की खटखट पसंद नहीं है, देखता हूँ मेरा कौन विरोध करेगा। अब वो क्या सोचते हैं कि मुझसे तो कोई विरोध कर नहीं सकता, क्योंकि वो उनसे किसी ना किसी का कोई ना कोई काम पड़ता रहता था। फिर क्या होता है कि वो कहती हैं कि खाला कि ठीक है हम पंचायत में जाएंगे। अब वो जुम्मन को इसमें ज़रा भी मतलब संदेह नहीं था कि उन्हें पता था कि कोई उन्हें अपना दुश्मन तो बनाएगा नहीं, फैसला करने के लिए कोई आसमान से फरिश्ते तो आएंगे नहीं, कोई सबको यहीं पे रहना है। इसके बाद कई दिन तक तो खाला सबसे कहती रही, सबके पास बेचारी जाती और सबको अपनी कहानी सुनाती, लेकिन कोई भी उसकी सहायता करने के लिए तैयार नहीं हुआ। कोई कुछ भी नहीं बोलता था कि अब अगर कोई कुछ कहता भी तो यही जुम्मन के ही पक्ष में बोलता कि अब खेती बाड़ी का तुम क्या करोगी, 2 रोटी खाओ और पड़ी रहो। कि कोई तो उसकी हंसी उड़ाता कि मरने की कगार पे है, लेकिन अभी भी इनको अपनी जायदाद की पड़ी है। फिर वो खाला जो थी लेकिन फिर भी अलगू के पास भी गई, जो अलगू उनके मित्र थे जुम्मन के, और कहा कि तुम भी पंचायत में आ जाना। अलगू ने कहा आ तो जाऊंगा पर कुछ बोलूँगा नहीं। तो खाला ने कहा क्यों? बोले कि क्यों क्या, मेरा मन अलगू को मेरा मित्र है, बचपन से ही मेरा मित्र है, मैं उसके साथ बिगाड़ नहीं कर सकता। तब खाला ने कहा बिगाड़ के डर से क्या ईमान की बात ना हो कहोगे? हमारे सोए धर्म की सारी संपत्ति लुट जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन ललकार सुनकर मन सचेत हो जाता है, फिर उसे कोई जीत नहीं सकता। अब जुम्मन को अलगू को यही बात मन में लग रही थी कि खाला ने ऐसी बात मुझसे बोल दी। अब इधर जुम्मन जो पहले ही तैयारी अपनी कर चुके थे। उन्होंने जब वहाँ पे जहाँ पे पंचायत लगने वाली थी वहाँ पे उन्होंने सबके लिए खाने पीने की व्यवस्था कर रखी थी। सबके लिए पान, इलायची और हुक्के का प्रबंध कर दिया था कि इस तरह से कर रखा था। और जब सब वहाँ पर इकट्ठा हो गए तो अलगू जो हैं दूर बैठ गए, जुम्मन अपने मित्र अलगू के साथ दूर बैठ गए। अगर कोई आता भी तो उसे चुप्पे से सलाम कर देते और बैठ जाते। और जब शाम हुई तो पंच आ गए और बैठ गए। बूढ़ी खाला ने कहना शुरू किया कि 3 साल हुए हमारी सारी जायदाद मैंने इसके नाम कर दी थी और अब यह मुझे खाना कपड़ा भी नहीं देता है। अब मैं बूढ़ी कचहरी तो जा नहीं सकती, आप ही लोग हमारा निपटारा करें। आप लोग जो राह निकालेंगे वही मैं मान लूँगी। तो जुम्मन आप लोग ही जुम्मन को समझाएं और जो आप लोग कहेंगे वही मैं फैसला मंजूर कर लूँगी। तो रामधन मिश्र जो पंच थे उन्होंने कहा जुम्मन को, वो भी जुम्मन के जानने वाले थे। उन्होंने कहा जुम्मन मियाँ किसे अपना पंच बनाते हो? जुम्मन ने चारों ओर देखा, सब उसे अपने दुश्मन दिखाई पड़े। तो जुम्मन ने कहा मुझे क्या, खाला से ही पूछ लो, खाला जिसे कहेंगी मैं उसे ही अपना पंच मान लूँगा। तो खाला ने कहा जुम्मन की ओर देखते हुए कहा तुम्हारा किसी पर भरोसा हो ना हो, अलगू चौधरी को तो मानते ही हो, मैं उन्हीं को अपना सरपंच बनाती हूँ। और जुम्मन जो थे वो मन ही मन खुश हो गए। उन्होंने तो सोचा कि जैसे मेरे लिए रामधन वैसे ही मेरे लिए अलगू। अब स्वयं को इस झंझट से बचाने की कोशिश करते हुए अलगू जो थे वो अपने आप को इस झंझट में नहीं पड़ने देना चाहते थे। लेकिन अब खाला ने उन्हें अपना पंच माना था तो अब उन्हें पंच बनना ही था। वहाँ जो लोग बैठे थे वो लोग भी खाला को कोस रहे थे कि इतना अच्छा मौका आया था जुम्मन को नीचा दिखाने का और खाला ने उन्हें ही पंच चुन लिया। वो तो उनके मित्र हैं और वो उनके ही पक्ष में फैसला करेंगे। लेकिन अलगू जो थे वो एक कानूनी आदमी थे। उन्होंने जब पंच की सीट पर बैठे तो उन्होंने कहा मेरे लिए खाला और जुम्मन दोनों ही अब मेरे लिए समान हैं और हम दोनों पुराने दोस्त हैं, लेकिन फिर भी अब दोनों मेरी निगाह में बराबर हैं और जो कुछ तुम लोगों को कहना हो क्या कहो। जुम्मन को पूरा विश्वास था कि अब मेरी सारी बाजी मेरे हाथ में है। अलगू चौधरी ये सब दिखावे के लिए कर रहे हैं। कुछ देर तो जुम्मन चुपचाप बैठे रहे। तो अलगू ने जुम्मन से प्रश्न पूछने शुरू किए तो जुम्मन के हृदय पर
हथौड़े की तरह एक एक प्रश्न पढ़ रहा था। जुम्मन चकित थे कि अभी अभी मेरे साथ बैठे थे और कैसी बातें कर रहे थे, और अब मेरे साथ कौन सी दुश्मनी निकाल रहे हैं। तभी अलगू ने अपना फैसला सुनाना शुरू किया। खाला की जायदाद से इतना मुनाफा हो जाता है कि उन्हें माहवार खर्च दिया जाए। अब पहले उन्होंने बहुत सारी बातचीत की, सबसे पूछा, तो उन्होंने बताया कि खाला ने कि 3 साल हुए खाला जान ने अपनी जायदाद मेरे नाम कर दी थी। खुदा गवाह है कि मैंने आज तक खाला जान को कोई तकलीफ़ दी हो, उन्हें अपनी माँ के समान समझता हूँ। तो अलगू ने पूछना शुरू किया, ज़मीन की रजिस्ट्री तुम्हारे नाम हो गई है? जी हो गई है। रजिस्ट्री करने से पहले तुमने खाला से क्या क्या वादे किए थे? अब जुम्मन जो थे बहुत ही आश्चर्यचकित हो रहे थे। वो सोच रहे थे कि मैं तो सोच रहा था कि ये मेरे पक्ष में बोलेंगे, लेकिन ये तो मुझसे उल्टा ही प्रश्न कर रहे हैं कि उन्हें कोई तकलीफ़ ना होगी और अब तक किए हुए वादे को निभाया है। उन्होंने जवाब दिया। खाला जान अब तक पूरी तरह चुपचाप बैठी हुई थी और पंचों की बातों को ध्यान से सुन रही थी। तभी खाला ने नाराज़गी भरे स्वर में बोला कि झूठ बोलते हो, मुझे पेट भर रोटी भी नहीं मिलती है और तुम्हारी बहू भी मुझे खरी खोटी सुनाती रहती है। तब रामधन मिश्र ने कहा, क्या यह खाला ठीक कह रही हैं? रामधन मिश्र का प्रश्न सुनकर जुम्मन चुप रह जाते हैं और तो एक पंच बोलते हैं कि ये तो उनके प्रति बहुत ही बड़ा अन्याय है। अब निर्णय सुनाने के लिए अलगू चौधरी पंचों का निर्णय सुनाने के लिए खड़े होते हैं। सारे लोगों ने इस मामले पर विचार किया है और ये फैसला सुनाना शुरू किया अलगू चौधरी ने कि खाला को जायदाद से इतना मुनाफा हो जाता है कि उन्हें माहवार खर्च दिया जाए, नहीं तो यह हिब्बानामा रद्द समझा जाए। मतलब कि ये जो उनकी रजिस्ट्री है उसे रद्द समझा जाए। पूरा फैसला सुनते ही सब और सन्नाटा हो जाता है। सभी एक दूसरे की ओर देखते हैं और प्रतिक्रिया सबकी एक दूसरे की होने लगती है। खाला बहुत खुश हो जाती हैं। अलगू बोलती हैं आंखों में आंसू भरकर कि बेटा अलगू, मैं जानती थी कि तुम दोस्ती के लिए ईमान नहीं बिगाड़ोगे। अलगू की प्रशंसा करते हुए, इसी का नाम पंचायत है। अलगू चौधरी, तुमने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया है। दोस्ती दोस्ती की जगह है, किंतु धर्म का पालन करना मुख्य बात है। धीरे धीरे पंचायत स्थल से सभी व्यक्ति उठकर अपने अपने घरों की ओर चले जाते हैं। फिर थोड़े दिन बीतते हैं। अब जुम्मन जो होते हैं हमेशा उनसे जो है अपना शत्रु समझने लगते हैं और सोचते हैं कि जो अपना मित्र हो और वो शत्रु का जैसा व्यवहार करे, गले पर छुरी फेरे, इसे समय का फेर ही कहते हैं। ऐसे ही समय में झूठे और सच्चे मित्रों की पहचान होती है। यही कलयुग की दोस्ती है। इधर रामधन मिश्र और पंच अलगू की प्रशंसा कर रहे थे और कि मित्रता अपनी जगह और धर्म का पालन अपनी जगह। ऐसे ही सत्यवादियों के बल पर यह धरती टिकी हुई है। दोनों में पहले जैसी मित्रता नहीं रहती। मिलते जुलते थे पर ऐसे जैसे कि एक तलवार और ढाल। जुम्मन के मन में मित्र की कुटिलता हर समय खटकती रहती थी। अच्छे कामों में सिद्धि में देर लगती है, लेकिन बुरे कामों में जल्दी ही समय नहीं लगता। जुम्मन का बदला लेने का समय जल्दी ही आ गया। उन्हें अब जल्दी ही अवसर मिल गया। पिछले साल अलगू बैलों की एक जोड़ी लाए थे। थोड़े और बहुत ही हष्टपुष्ट थे। सारे गांव के लोग उन्हें देखने आते थे। इतने हष्टपुष्ट बैलों को देखकर और बहुत खुश होते थे। थोड़े ही दिन में लेकिन उनका एक बैल मर गया। जुम्मन ने कहा, दगाबाजी की सजा है। इंसान सब्र भले ही कर ले, पर खुदा तो सब देखता है। अलगू को संदेह था कि जुम्मन ने ही मेरे बैल को जहर खिला दिया है। दोनों की पत्नियों ने आपस में बहुत कहा सुनी की। फिर दोनों ने अपनी अपनी पत्नियों को शांत करा दिया, समझा बुझा कर शांत करा दिया। लेकिन उसी गांव में एक समझू साहू नाम के व्यक्ति रहते थे, जो कि अपने बैलगाड़ी पर जाकर गांव की बाज़ार में जाते थे। तो उन्होंने जब देखा कि अलगू चौधरी का एक बैल है और वो एक तंदुरुस्त भी है, तो उन्होंने सोचा कि अगर ये बैल मुझे मिल जाए तो मेरे लिए आराम हो जाए। मैं एक बार नहीं जा पाता हूँ बाज़ार, इस क्षेत्र में दो तीन चक्कर लगा लिया करूँगा। और अब उन्होंने अलगू से उनका बैल मांगा तो कहा कि 1 महीने में उसका पैसा दे देंगे। अलगू ने भी सोचा कि उनके पास अब बैल अकेला ही रह गया है, अब उसे रख कर क्या करेंगे। उन्होंने समझू साहू को बैल दे दिया।
अब उन्होंने बैल को दिन रात जोतना शुरू कर दिया। दिन भर उससे काम लेते, जरा सा वो बैठता उठाकर उसे फिर से काम में लगा देते। बेचारा बैल बहुत दुबला हो गया था। और इधर अलगू चौधरी के घर पे जब था तो उसे कोई भी काम नहीं होता था। छठे छमाहे कभी काम में लगाया जाता तो बहुत ही अच्छे से काम करता था। कहाँ वे सुख के दिन थे और कहाँ यहाँ पर दम भरने की फुर्सत नहीं थी। और इधर अलगू समझू साहू जो थे वो बैल से दिन रात काम लेते रहते थे। खाने के लिए नाम पर उसे सूखा चारा दे देते थे। तो एक दिन वो बैलगाड़ी से गांव के बाज़ार जा रहे थे। तभी बैल जो था वो धीमे धीमे चल रहा था, जरा सा सांस लेने के लिए रुका नहीं कि समझू साहू ने उसके ऊपर कोड़ा मारना शुरू कर दिया और उसे इतना पीटा कि वो बेचारा जो था वहीं पे गिर गया और फिर नहीं उठा, निर्जीव हो गया था। गुस्साते हुए वहीं रात भर लेटे रहे और सुबह उठकर किसी तरह अपने घर पहुँचे। तो पहले तो पत्नी ने बैल को देखा और उसे बुरा भला कहा और फिर उसके बाद अलगू चौधरी को भी बुरा भला कहने लगे कि हम लोगों को एक मतलब बेकार बैल दे दिया, ऐसा बैल दे दिया जो बिल्कुल काम का नहीं था और इतनी जल्दी मर गया, बीमार बैल मुझे दे दिया। थोड़े दिन बाद जब अलगू उनसे रुपए मांगने पहुँचे तो वो बहुत ही नाराज़ हो गए और बोले, हम भी बनिए के बच्चे हैं, हमें बिल्कुल पोंगा पंडित मत समझना। हमारे सर पर ऐसा बैल बांध दिया, अब उसके रुपए मांगने आए हो ये। तो उन्होंने कहा, अलगू चौधरी ने, तो क्या मतलब तुम लोग मुझे पैसे नहीं दोगे, ये तो सरासर बेईमानी है। तो उन्होंने कहा, उल्टे तुमने मेरे साथ बेईमानी की है। उन्होंने कहा, रुपए नहीं देंगे, जाओ जो कुछ करना हो कर लो। तो उन्होंने कहा, मैं पंचायत बुलाऊंगा और बेईमानी की सज़ा दिलवाऊंगा। तो समझू साहू ने कहा, जो मन में आए सो करो, जाओ कचहरी जाओ, पंचायत बुलाओ, जो मन आए करो, हम रुपए नहीं देंगे। अब वही पंचायत का, जैसे पहले पंचायत लगी थी वैसे ही फिर पंचायत लगी थी। सारे पंचों का चुनाव होना था और अब रामधन मिश्र ने पूछा, बताओ किसको पंच चुनते हो। अलगू चौधरी ने कहा, मुझे कोई विरोध नहीं है, समझू साहू ही एक बैल वो पंच को चुन ले। तो अब समझू साहू ने जुम्मन शेख को अपना पंच चुन लिया। जुम्मन का जैसे ही नाम उन्होंने सुना, अलगू चौधरी ने, उनका कलेजा जो था धक धक करने लगा कि अब तो ये मुझसे दुश्मनी निकालेंगे। तो रामधन मिश्र जो थे उनके भाव को समझ गए और बोले कि तुम्हें कोई उज्र मतलब कोई परेशानी तो नहीं। अलगू ने कहा, नहीं मुझे कोई परेशानी नहीं, बल मन ही मन तो पर सोच रहे थे कि अब तो ये मुझसे बदला लेंगे, इनके हाथ में ऐसा मौका आया है, ये ऐसे हाथ से जाने नहीं देंगे। और अलगू भी मन ही मन खुश हो रहे थे कि अब मैं आज उनसे बदला लूँगा। लेकिन जैसे ही वो पंच के आसन पर बैठते हैं उनके मन में जिम्मेदारी का भाव पैदा हो जाता है। जैसा है कि बचपन में कोई बच्चा होता है और वो बिल्कुल खेल कूद में अपना मन लगाता है, लेकिन जिस प्रकार जब बड़ा होता है तो परिवार का जब उसके ऊपर बोझ आता है तो वो अपनी जिम्मेदारी को समझ जाता है और अपने उत्तरदायित्व को निभाने लगता है। उसी प्रकार से जो जुम्मन थे जब पंच की कुर्सी पर बैठे तो उनके अंदर भी वही उत्तरदायित्व का भाव जग गया। उन्होंने कहा, जुम्मन ने, कि अब आप लोग सोचते होंगे कि मुझे आज अलगू चौधरी से बदला चुकाने का अच्छा मौका मिला है, लेकिन इस समय न्याय और धर्म के ऊंचे आसन पर बैठा हूँ, इसलिए जो भी फैसला करूँगा उसमें कोई भी बेईमानी नहीं होगी। पंचायत की कार्रवाई शुरू होती है और सब लोग समझू साहू को संबोधित करते हुए कहते हैं, क्यों समझू साहू, तुमने अलगू चौधरी से बैल खरीदा था? उन्होंने कहा, हाँ खरीदा था, लेकिन वो तो मर गया। हम तुमसे यह नहीं पूछ रहे हैं कि बैल का क्या हुआ, हम ये जानना चाहते हैं कि बैल की कीमत महीने भर में चुकाने का वादा किया था? हाँ किया था। तो फिर वादे के अनुसार बैल का दाम क्यों नहीं चुकाया? उन्होंने कहा, इन्होंने मेरे सिर पर एक बीमार बैल बांध दिया था और वह 1 सप्ताह में ही मर गया। समझू साहू को बीच में टोककर अलगू बोले, समझू साहू सरासर झूठ बोल रहे हैं। जिस वक्त उन्होंने बैल दिया उसे कोई बीमारी नहीं थी। बैल की मृत्यु उससे ज़्यादा काम लेने की वजह से की गई और उसके दाने चारे का भी प्रबंध ठीक से नहीं किया गया था। तो दूसरे पंच जो बोलते हैं, समझू के साथ कोई रियायत होनी चाहिए। यह अलगू चौधरी की इच्छा पर निर्भर है कि वो रियायत करें या उनकी भलमनसाहत। तो फिर पंचों का क्या फैसला है? जुम्मन शेख पंचों के फैसला पंचायत के सामने सुनाए। आप लोग ध्यान से सुनिए। पंचों ने दोनों पक्षों की बात पर विचार करने के बाद फैसला किया है
कि यही उचित है कि समझू साहू अलगू चौधरी को बैल का पूरा दाम दें। जिस वक्त उन्होंने बैल लिया था उसे कोई बीमारी नहीं थी। अगर उसी समय पैसे दे दिए गए होते तो आज ये समस्या नहीं होती। जब उन्होंने ये फैसला सुनाया तो अलगू चौधरी को विश्वास ही नहीं हुआ। वो एक खड़े होकर उन्होंने बोला, पंच परमेश्वर की जय। सारे लोग जो वहाँ बैठे थे उन सब ने भी नारा लगाया, पंच परमेश्वर की जय। रामधन मिश्र बोले, इसे कहते हैं न्याय। यह मनुष्य का काम नहीं, पंच में परमेश्वर वास करते हैं, यही उनकी महिमा है। जुम्मन शेख और अलगू चौधरी तेजी से दौड़कर गले मिलते हैं। दोनों की आंखों में आंसू झर रहे हैं। इस अश्रु जल में दोनों के दिलों का मैल धुल जाता है। मित्रता की मुरझाई लता फिर से हरी हो जाती है। तो इस प्रकार इस कहानी में ये बताया गया है कि जब किसी के ऊपर किसी चीज़ का उत्तरदायित्व आता है तो वो उस उत्तरदायित्व को निभाता है, ना कि अपने पुरानी दुश्मनी को। धन्यवाद।